नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। हरिद्वार में 2027 के दिव्य अर्ध कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस कड़ी में सीएम धामी ने 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शाही और अमृत स्नान की तिथियों पर सहमति बनाई गई। साथ ही 3 प्रमुख अमृत स्नानों पर औपचारिक मोहर भी लग चुकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र, राज्य और संत समाज मिलकर ऐसा कुंभ आयोजित करेंगे जिसे दुनिया वर्षों तक याद रखेगी। सहमति कहीं थी नहीं तो सहमति कहां से? सहमति थी सबकी। सभी पूज्य संतगणों ने आज कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद और हर प्रकार का सहयोग देने का यहाँ पर उन्होंने हम सबको कहा है। और चूंकि कुंभ मेला आयोजन होना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है। और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण, सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, माँ गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं और सभी के सुझाव लेकर इसको हम लोग बहुत भव्य आयोजन बनाएंगे। देखिए 13 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से हमारा ये कुंभ मेला प्रारंभ होगा और 20 अप्रैल तक मेला चलेगा। उसमें जो भी अभी चूंकि प्रारंभिक रूप से तिथियों के बारे में यहाँ घोषणा की गई है, फिर जैसे जैसे सभी के सुझाव आते रहेंगे उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब विधिवत रूप से इसकी तैयारियां हमने पहले ही प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आज औपचारिक रूप से पूज्य संतगणों का सबका आशीर्वाद लेकर हम आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी उन्होंने बात करी है उन सभी पर हम लोग विचार करेंगे, विचार करके सभी सहमति बनाएंगे। कुछ जहाँ से भी जो भी उसके लिए अच्छा मार्ग हो सकता है उसका रास्ता निकालेंगे। सभी बातों पर प्रयागराज कुंभ में अरेल घाट डेवलप किया गया था, वहाँ पर लाइट शो, इस तरह का कोई फ्रंट डेवलप किया जाएगा गंगा घाट के किनारे? देखिए सभी प्रकार की जो अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जो नए नवाचार हैं, सभी को हम अपनाएंगे। हरिद्वार में 2027 में कुंभ मेला लगने वाला है, जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। इसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में हैं। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों के साथ बैठक की। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने माला पहनाकर संतों का अभिवादन भी किया। तो समाज अपनी दिव्यता को प्राप्त करता है और जब प्रदेश का मुखिया इस प्रकार से सम्मान करे तो निश्चित ही वो प्रदेश आगे बढ़ता है, ऊंचाइयों को छूता है। पूज्य संतों का नंगे पांव चलकर सम्मान और अभिवादन करते हुए ये प्रदेश का मुखिया की धर्म परायणता को प्रदर्शित करता है। श्री निर्मोही अड़ी अखाड़े के पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, निर्वाणी अखाड़े के पूज्य संतों का साल उड़ाकर एवं माला पहनाकर स्वागत प्राप्त करने के लिए तत्पर है। सभी पूजनीय संतों का भी आभार, धन्यवाद।
कि आप अपने आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। ओम घर घर नमः। आज का कुंभ की भांति आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प है और ये भी पहली बार हो रहा है। किलोमीटर का एरिया है कुंभ का, जो कि 32 सेक्टरों में विभाजित है और ये 4 जिलों में बटा हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टेहरी। ये हमारे 32 सेक्टर है जो 4 जिलों में विभाजित है। नेक्स्ट। हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान शाही स्नान समेत सभी प्रमुख स्नान तिथियों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि 13 अखाड़ों के 26 प्रतिनिधियों की सहमति से दिव्य भव्य कुंभ आयोजित करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संतों में कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ समय पर काम की मांग है। सर, जनता टीवी स्वागत है। आज मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई है, सर क्या निर्णय हुआ? जनता टीवी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने सुना होगा हरिद्वार में कुंभ हो रहा है। रुद्र कुंभ की घोषणा नहीं हुई थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे 13 अखाड़े जिसमें 26 प्रतिनिधि हम सभा में थे, बैठक में थे, और निर्णय लिया गया कि आने वाले 2027 में दिव्य और भव्य कुंभ किया जाएगा और ऐसा कुंभ किया जाएगा। आज से हमने सबको आह्वान किया है, आओ 2027 में हरिद्वार में कुंभ करें। सर, बीच में कुछ नाराजगी भी देखने को मिली थी, उस पर क्या चर्चा हुई? देखिए, मैं कहना चाहूंगा नाराजगी कुछ नहीं है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत हो जाए और की दे दिया अपना रंग। संतों का काम है भाई, सही काम हो, सब समय पे काम हो, और कोई नाराजगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। संत सुबह लड़ते, शाम को एक हो जाते, शाम को लड़ सुबह एक हो जाते, कोई विवाद नहीं है, किसी को आपस में कोई नाराजगी नहीं है। हमारा प्रयास है दिव्य और भव्य कुंभ हो। सर, शाही स्नान के बारे में क्या? बिल्कुल, आपने देखा होगा जैसे हर कुंभ में शाही स्नान होता है, वैसे अमृत स्नान के नाम दिया गया है। और पूरे आपने देखा हाथी, घोड़ा, पालकी, सिंहासन पे हमारे मंडलेश्वर निकलेंगे, सभी निकलेंगे। बहुत धूमधाम से हरिद्वार का कुंभ होगा। ये थे हमारे साथ रविंद्र पुरी जी महाराज, जिन्होंने आपको जानकारी देते हुए बताया किस प्रकार इस बार हरिद्वार में कुंभ होने जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ नेहर सैनिक, जनता टीवी, हरिद्वार। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको हरिद्वार से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का निधन हुआ है। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के आवास शिवलोक स्थित निवास पर परिवार से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दुख जताया और दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। तो हरिद्वार से तस्वीरें आप देखिए, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री के परिवार से मुलाकात सीएम धामी ने की है। दिवाकर भट्ट का निधन हुआ है और सीएम धामी ने शोकाकुल परिवार के बीच पहुंचकर सांत्वना दी, ढांढस बंधाया, तो साथ ही दुख जताते हुए अपनी तरफ से खेद प्रकट किया। देहरादून के परेड ग्राउंड में शुरू हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जावान युवाओं की आज देश को सबसे ज्यादा आवश्यकता है और युवा अब स्पेस समेत नए आयामों में भविष्य खोज रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर से आए 1500 प्रतिनिधि शिक्षा, समाज, पर्यावरण और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर मंथन करेंगे। स्पेस ना, ये सभी टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको काम करना है। तो स्पेस में हमने जो किया है, तो ये एग्जाम्पल है कि भारत को जो हम पिछले 60 इयर्स में जो हमने पीछे लगा है स्पेस में, अब हम आगे पहुंचा है। तो हमने चंद्रमा और मार्स पर हमारा सैटेलाइट्स भेजा है, सॉफ्ट लैंडिंग भी किया है हमने पहली बार। भारत बना पहली बार एक सॉफ्ट लैंडिंग करना नेशन बन गया। तो ये एग्जाम्पल्स हमको जो दिखाते हैं कि हमारे युवा, हमारे साइंटिस्ट, सो हमको ये ताकत है तो ऐसे काम करने में कुछ कम खर्चा से। सो ये एग्जाम्पल है। तो हमको कई और टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको दिखाना है। बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, AI है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, सभी टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको आगे पहुंचना है।
तो हमारा ये एग्जाम्पल हम इस स्पेस से दिखाते हैं। स्वदेशी का उपयोग करके किस प्रकार से स्पेस को बढ़ाओ, कितने अभी तक? स्वदेशी तो हमारा एक इंटरनल प्लान है। सो हमको स्वदेशी टेक्नोलॉजी का नेसेसिटी है। सो हम किसी, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप का तो इंटरनलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग इट इन इंडिया इज अ ग्रेट गोल, बट देयर आर चैलेंजेस। सो गवर्नमेंट अब एक अनाउंसमेंट किया है तो कैसे इंसेंटिव्स देंगे, फिर ये काम चलते रहते हैं, स्वदेशी का काम चलते ही रहते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अहंकार ने राजनीतिक संवाद में नकारात्मक शैली ला दी है, जिसको लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि यह अहंकार अंततः पार्टी के पतन का कारण बनेगा। हरीश रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस पर लगातार टिप्पणियों से पार्टी का नामो निशान नहीं मिटने वाला और बीजेपी का रावणी शैली में संवाद करना भविष्य में नुकसानदायक साबित होगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कांग्रेस का नामो निशान मिटा सके। 2, 4, 6 जीतों के बाद अहंकार स्वाभाविक है, लेकिन अहंकार पतन का कारण बनता है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में अहंकार आ गया है। ये अहंकार पतन का कारण बनेगा। बल्कि मैं देख रहा हूँ आजकल राजनीतिक रंगमंच पर भाजपा के लोग जो है वो खरदूषण जैसे या रावण जैसी संवाद करते हैं, उसके ढंग से संवाद करते हैं। तो ये जो रावणी प्रवृत्ति आ गई है भाजपा में, ये भाजपा के पतन का कारण बनेगा। हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने घुसपैठियों को पनाह देकर देश की सुरक्षा कमजोर कर दी है। सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घुसपैठ खत्म करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक शुरुआत की है बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और तमाम राज्यों में धीरे धीरे करके देश के सभी हिस्सों में जो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश की है। और अब कोई भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा, ये बात सुनिश्चित है। जिस तरह से भारत सरकार ने इसके लिए जो योजना बनाई है वो बहुत कामयाब होगी। और ये जो घुसपैठ की समस्या है, भारत को जिन लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है, उनका जो दुस्वप्न है वो दुस्वप्न साकार नहीं हो पाए। ये कांग्रेस और उनकी सहयोगी जो सरकारें हैं उनकी वजह से हुई है। तमाम जो घुसपैठ आप किन राज्यों में हुई आप देखिए, तो इसका कारण और कब ये घुसपैठ हुई, तो उसका सीधा सीधा कारण है कि जो कांग्रेस की सोच की जो सरकारें हैं उन्होंने अपने वोट बैंक बनाने की खातिर इन घुसपैठियों को प्रोत्साहित किया। उनके राशन कार्ड बनाए, उनके वोटर कार्ड बनाए, उनके बिजली के कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए। अब ये नहीं चल पाएगा, ये सुनिश्चित। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 तक 6,282 लोग रिवर्स पलायन कर गांव वापस लौटे हैं। बता दें कि पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी और चमोली में सबसे ज्यादा पलटी दर्ज की गई है, यानी रिवर्स पलायन। लौटे लोग कृषि, पर्यटन, हस्तशिल्प और होम स्टे क्षेत्रों में नई आजीविका स्थापित कर रहे हैं, जिसको लेकर आयोग अब उनके अनुभवों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर अन्य गांवों में रोजगार विकल्प बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लगभग 6,500 लोग का को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे,
जो जाके यहाँ से और लौट के भी फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है ना। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग भी खोले हैं मसाले के। एक दो लोग हमको ऐसे भी मिले जो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों से सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं हो गई, किसी के पास कुछ और हो गया है ना, उपज हो गई, तो उसको इकट्ठा करके, क्योंकि अमूमन इसका विपणन की समस्या आती है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाता तो विपणन आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में स्वर्गीय सविता कंसवाल एवं स्वर्गीय नौमी रावत की स्मृति में चतुर्थ फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्षों ने किया। इस दौरान 8 टीमों ने हिस्सा लिया। देहरादून संभाग के तहत परिवहन विभाग ने 2 पहिया वाहनों पर विशेष अभियान चलाया हुआ है। तो वहीं आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और नाबालिगों की ओर से वाहन चलाने पर कार्रवाई की गई। इस कड़ी में 600 से ज्यादा चालान किए, 52 वाहन जब्त किए गए और जिसके बाद बच्चों के अभिभावकों को चेतावनी दी गई है कि वो बालिग होने तक अपने बच्चों को वाहन न चलाने दें, अन्यथा सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने एक स्पेशल अभियान कल चलवाया था, जिसमें जो 2 व्हीलर्स हैं फोकस उन्हीं पे था कि वो बिना हेलमेट के चला रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग में चला रहे हैं, या स्कूल के बच्चे जो अंडर एज हैं वो कोई गियर वाला व्हीकल तो नहीं चला रहे हैं। तो उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में टीमें गठित की गई थी और उनसे ये कहा गया था एक मॉर्निंग टाइम पे और एक जब स्कूल की छुट्टी होती है, अलग अलग स्कूलों में चेकिंग करें। तो उसमें लगभग हमारे सभी टीमों ने मिला के 600 से ऊपर चालान किए हैं पूरे संभाग में और 52 गाड़ियां जो हैं सीज की गई हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी पाए गए जो जिनके पास लाइसेंस नहीं था और वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अंडर एज हैं। तो उसमें हमारी पेरेंट्स से अपील है कि आप किसी भी ऐसे नाबालिग बच्चे को व्हीकल ना दें, क्योंकि इसमें जुर्माने के प्राविधान जो है बहुत सख्त हैं। 25,000 तक का जुर्माना है, 3 महीने तक की पेरेंट्स या अभिभावक जिसके भी नाम गाड़ी है उसको कोर्ट द्वारा सजा दी जा सकती है। 25 साल तक वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था वो बच्चा, उसका लाइसेंस भी नहीं बनेगा और 1 साल के लिए उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल है। कोर्ट में जाएंगे सारे केसेस, जुवेनाइल कोर्ट उसका संज्ञान लेगा और उसमें अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद ये कार्रवाई कोर्ट द्वारा की जाती है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट को मसूरी शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों ने उनके संघर्षों को याद करते हुए कहा कि दिवाकर भट्ट वो नेतृत्व थे जिनकी आवाज पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आते थे। इस कड़ी में वक्ताओं ने उनके भू कानून आंदोलनों और अधूरे सपनों को उत्तराखंड की असली दिशा बताया। दिवाकर जी का जाना प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए, उत्तराखंड की राजनीति के लिए, उत्तराखंड के सामाजिक सरोकारों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि दिवाकर भट्ट जैसे स्पष्टवादी व्यक्ति और संघर्षशील व्यक्ति दोबारा आना मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि आज लोग दिवाकर जी जब मंत्री भी रहे तो मंत्री रहते हुए दिवाकर जी ने कभी मतलब इस तरह सत्ता का वो लोभ नहीं किया कि उनमें कोई परिवर्तन आ जाए, पर लेकिन हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में हम छात्र संघर्ष समिति में रहे, हमने भी आंदोलन किया, पुलिस से काफ़ी मार भी खाई, 3-4 महीने गायब भी होना पड़ा। तो अब ये लोग प्रेरणा स्रोत थे आंदोलन के लिए, तो और जो ऊर्जा बढ़ते थे ये। और आज थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आंदोलनकारियों में कोई भी इतना मुखर होकर सामने नहीं आ रहा है। फिर भी हम मसूरी की तरफ से, मसूरी वासियों की तरफ से, सभी आंदोलनकारियों की तरफ से उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और संघर्ष होते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ही लोग होते हैं जिनके विचारों में बड़ी मौलिकता होती है, जिनके काम में मौलिकता होती है और जो सिर्फ एक लक्ष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। मुझे भी उनके साथ रहने का, काम करने का मौका मिला 1983 से और 87 तक।
और हमेशा से वो एक अलग तरीके के विचार के व्यक्ति थे। और स्वर्गीय बड़ोनी जी हमसे कई बार कहते थे, किसी भी मीटिंग में वो हमसे कहते थे कि हला ये दिवाकर संभाला, मतलब वो हर जगह क्रांति की बात करते थे और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका थी वही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में दिवाकर भट्ट की भूमिका थी, और वो आज हमारे बीच से चले गए, ये बहुत बड़ी क्षति है। पर हम उनके बताए हुए रास्ते पर उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और उत्तराखंड के लिए जब भी जो अवसर मिलेगा, जो मौका मिलेगा, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। दिवाकर भट्ट जो हैं हमारी उत्तराखंड की राजनीति के पुरोधा रहे। उन्होंने उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी, जो आज उत्तराखंड बना है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो एक सर्वमान्य नेता थे उत्तराखंड के। वो हर पार्टी में रहे, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे। बहुत ही बेबाक किस्म के आदमी थे। उनका एक ही डर था उत्तराखंड के लिए कि बस उत्तराखंड बने और इसका विकास कैसे हो, इसके जो गांव जो दूर दूर तक गांव हैं वो उसमें कैसे जुड़े, उनकी सड़कें कैसे वहाँ जाए, पानी कैसे जाए, बिजली कैसे जाए। वो हर वक्त यही, जब भी मसूरी आते थे हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे, मिलकर जरूर जाते थे, तब चाहे वो मंत्री रहे या नहीं रहे। आज वो उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही हानि का विषय है कि हमने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसका एक अच्छा सुंदर विचार उत्तराखंड के लिए हमेशा बना रहता था। उनकी जो अभी शव यात्रा थी उसमें इतने लोग वहाँ पर थे, सभी दलों के, चाहे वो किसी भी दल के हों, इतना उनका प्यार था। माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने इंद्रेश में भी गए थे। वो चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि उन्हें किसी और हॉस्पिटल में ले जाया जाए दिखाने के लिए, मगर वहाँ के डॉक्टरों ने उसका अलाउ नहीं किया क्योंकि उनकी हालत उस स्थिर नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए, प्रार्थना के लिए यहाँ पर सभी दल के लोग इकट्ठे हुए हैं शहीद स्थल मसूरी झूलाघर पे, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस देवगण आत्मा की शांति दे। उनका आशीर्वाद इस उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।